आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन को लाए हैं। इसमें आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अब तक देखते आ रहे हैं। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे और इससे उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को फिर से कॉपी पेन निकाल के बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। जो क्वेश्चन अपने से आपसे बन जाता है ठीक है, जो नहीं बनता है उसका तो वीडियो है ही आपके पास, है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे बोला आपको कि 1812 में कौन सी संख्या को जोड़ी जाए, ठीक है। 1812 में कौन सी संख्या को जोड़ी जाए कि ये 7, 11 और 14 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका हम HCF निकाल लें, है ना। इसका HCF निकाल लें और HCF निकालने के बाद हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इनका HCF आया कितना, तो हम लोग कहेंगे कि 7 × 11 × 2, मतलब हम लोग कह सकते हैं 154। ये एलसीएम आ गया आपका 7, 11, 14 का। और बोला कि इसमें क्या जोड़ दें जो इनसे कट जाए, इन सभी से कट जाए। इसका मतलब है 154 से कट जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि 154 से पूरा कट जाए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 154 से तो हम लोग काट सकते हैं इसको। अगर 1812 को 154 से काटें, 154 से काटें, है ना। 154 से काटे तो एक बार में चला जाएगा 154, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2 और ये कट जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 2। फिर एक बार में जाएगा 154, तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 8, 4, 12, 1 और फिर यहाँ 1 बचेगा, है ना। 118 बचेगा। अब हमको जोड़ने का बात बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में घटाएंगे। इन दोनों में घटाएंगे और घटाने के बाद जो मिलेगा वही जोड़ देंगे तो 154 से कट जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग घटाते हैं 154 में से 118 को तो मिलेगा कितना, 6 और 3 36 मिलेगा। और 36 अगर 1812 में जोड़ेंगे तो वो 154 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 2। चलिए क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B से 1.5 गुना कार्यकुशल है। जैसे A और B को हम लोग लिए, A B से 1.5 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर हम इसको A बोले, A अगर 1 काम करता है तो ये 3/2 काम करता है, ठीक है। ये कार्य दिया हुआ है, कार्य का क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 3:2 तो ये रेशियो हो गया, ये भी कार्य का ही रेशियो हुआ। इसको जब चेंज करते हैं, उलटते हैं, तो ये समय का रेशियो हो जाता है। मतलब 2:3 जो है ये समय का रेशियो हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं समय का रेशियो। अब समय का रेशियो जब ये मिल गया हमको, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पूछा है, बोला है कि इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 8 दिन कम लेता है। कौन? A। मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 के बराबर है। तो 3 में से 2 गया तो 1 रेशियो बराबर कितना मिला, 8। तो 2 रेशियो बराबर कितना मिलेगा, 16। और 3 रेशियो बराबर कितना मिलेगा, 24, है ना। ये समझिएगा बात को, इस तरह से मिला। अब क्या है कि अब बोलता है कि अगर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम लेता है,
ए तथा बी एकांतर, एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य को पहले दिन करे, एक कार्य को पहले दिन करता है तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग बनाएंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक दिन ए काम करे और एक दिन बी काम करे, ठीक है, एक दिन ए और एक दिन बी करे, तो ए का एक दिन का काम कितना, ए पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 16 दिन में, और बी पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 24 दिन में, है ना। तो ऑल ओवर काम कितना हो गया, 48, ये दोनों का एलसीएम। तो इसका एक दिन का काम 3, इसका एक, बी का एक दिन का काम 2, टोटल काम कितना, तो 5। लेकिन 5 काम ये कौन सा काम हुआ भाई, तो एक दिन ए का और एक दिन बी का, तो 2 दिन का काम हो गया ना। 2 दिन का बी का काम कितना मिला, 5। 5 से इसको गुना कीजिए, इतना दूर तक गुना कीजिए कि 48 के बराबर या 48 से कम आ जाए। ठीक है, तो 5 को 9 से गुना करेंगे, मतलब हमको ये समझ में आया कि 9 बार गुना करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं, मतलब कि 18 दिन तक ये लोग काम कर रहे होते हैं। अब कौन काम करने आएंगे, तो अब ए काम करने आएंगे, और शेष काम कितना बच गया, रिमाइंडर वाला काम, शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम बच गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, शेष काम बच गया 48 माइनस 45, मतलब 3 काम और बच गया। और ए करेगा अब काम को, है ना, तो ए काम को अगर करता है तो ए के एक दिन का कैपेसिटी कितना है, 3, और काम कितना बचा हुआ है, 3, तो ये आके एक दिन और काम कर लेगा, है ना। तो टोटल कुल कितना दिन में समाप्त हुआ काम, 18 दिन प्लस 1 दिन बराबर 19 दिन। 19 दिन आपका आंसर आएगा, है ना। ये बात समझ में आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 दिन, आंसर नंबर बी। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन, अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज को बोलते हैं हम लोग जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे इस तरह से है, सारा भुजा बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से लिख दिए। उसके बाद बोलता है कि एक विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, इस तरह से दूसरे विकर्ण का 70% है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि 100 है तो दूसरा विकर्ण जो होगा, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए दूसरा विकर्ण जो यहाँ से हम खींचेंगे, ये जो होगा वो 70 के बराबर होगा। ठीक है, 70%, 70 के बराबर। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, d1 इंटू d2। अब देखिए, अब क्या है कि पूछा है कि इसका क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण की लंबाई का के वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हाफ इंटू d1 कितना 100 इंटू d2 कितना 70 बराबर 70 बराबर बड़ा विकर्ण का स्क्वायर, मतलब बड़ा विकर्ण 100 है तो 100 इंटू 100, है ना। ये कटा, ये कटा, काटिए। उसके बाद फिर 1 0 से 1 0 कटा, और फिर इसको 2 से, ये वाला 2 से इसको गुना करेंगे, मतलब 7 कितना आ जाएगा 20। 7:20 किस में है, देख लीजिए, सी नंबर में। तो आपका सी नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% का छूट देकर बेचता है।
बेचकर 60% का लाभ कमाता है। अच्छा बताइए, 60% का लाभ कमाने का मतलब हुआ कि अगर वो खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक है, तो बेच रहा होगा कितना में, सेल कितना में कर रहा होगा, 160 रुपया में। अब 20% का छूट देता है, छूट का किस पे देता है, एमआरपी पे। एमआरपी अगर हम x मान लें तो इस पे 20% का छूट दे रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है वो। अब ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हुआ और सेलिंग प्राइस 160 भी है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। 160 से 80 से 160 को काटेंगे तो मिलेगा कितना, 2, है ना। तो 200 रुपया हो गया क्या, एमआरपी। एमआरपी मिला 200 रुपया। और हमको बोल रहा है कि यदि उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होता। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि इसी को अगर 40% का छूट पे देता तो एमआरपी तो अब 200 रुपया हो गया। अब इसमें 40% का छूट देगा तो बेचेगा कितना, 60% में, मतलब कि 120 रुपया में ये बेच रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब लाभ कितना होगा, तो खरीदा था तो 100 रुपया में और बेच रहा है 120 रुपया में, पर लाभ प्रतिशत कितना का हो गया, लाभ होगा 20% का, 100 का 20% तो 100 हो जाएगा, तो लाभ परसेंट 20 हो जाएगा, तो लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए ए नंबर। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि a/b इक्वल टू b/2, a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 हो तो c प्लस a का होल स्क्वायर इज टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज टू b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे जैसे a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, तो इसमें a का वैल्यू 3 मान लीजिएगा, b का वैल्यू 2 मान लीजिएगा, c का वैल्यू 5 मान लीजिएगा, यही वैल्यू हो जाता है और इस पे सेट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है c प्लस a का होल स्क्वायर, तो c का वैल्यू कितना है 5 प्लस a का वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर किए और फिर इस टू a का वैल्यू दिया है कितना, a का वैल्यू 2 नहीं है, a का वैल्यू 3 है ना। यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3। फिर दिया हुआ है a का वैल्यू 3 और फिर प्लस b का वैल्यू 2, तो 2 का होल स्क्वायर, और फिर इस टू b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5 और इसका होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। अब जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए c का वैल्यू है 5, a का वैल्यू है 3, फिर a प्लस b, a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5, ठीक है। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, है ना। उसके बाद 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 3 2 5, 5 का स्क्वायर फिर 25। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ पे 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, है ना, तो 49। तो यही वाला आपका रेशियो मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज का भी है और रेशियो भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों मिला के क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले एक परिवार में मदर थे, माता, पिता मतलब फादर, और पुत्र भी था मतलब सन था, ठीक है। तीनों का औसत दिया हुआ है कितना, 35। तो आप 35 गुने 3 कर दीजिए तो टोटल निकल जाएगा, मतलब कि 35 दिया 75, 105 साल। और बोला 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज अगर इसका निकालते हैं, वर्तमान एज, प्रेजेंट एज निकालते हैं तो क्या करना होगा, तीनों में 5-5 साल जोड़ना होगा, मैंने 15 साल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 120। अब बोला कि 3 साल पूर्व माता तथा पिता, अब देखिए यहाँ पे 3 साल पहले का बात कर रहा है, ठीक है। 3 साल
पूर्व। तो माता और पिता का औसत, माता का औसत कितना दिया है, माता और पिता का औसत कितना दिया है, तो मदर तथा फादर का औसत दिया है 4-6, 3 साल पहले का है ना। इनटू करेंगे तो 2 से कितना मिलेगा, 12 के 2 बाकी 1, 8 1 9, 92। ये 3 साल पूर्व आया, 3 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब प्रेजेंट में अगर इसको ले आते हैं तो प्रेजेंट में लाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 3 3 6, मतलब कि 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 आ जाएगा। मतलब पहले अब पूछा क्या है, पुत्र का वर्तमान आयु। इसका मतलब ये हुआ कि 120 में से अगर 98 को घटा दे तो पुत्र का मिल जाएगा, सन का मिल जाएगा। सन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में से 98 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, और फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा ना, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, मतलब 22 साल। डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक वैल्यू दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 60 वस्तु का सीपी जो है वो x वस्तु के एसपी के बराबर है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं सीपी बटा एसपी इक्वल टू x बटा 60, है ना। बोल रहा है कि यदि प्रॉफिट 20% हो तब प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर लिखते हैं ना एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना 60 और सीपी कितना x, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर 60 माइनस एक्स बटा सीपी इक्वल टू 20%, क्योंकि यही तो प्रॉफिट परसेंट था, सॉरी इंटू 100 लिखना हम छोड़ दिए, है ना। इसको लिख लीजिए इंटू 100 और इक्वल टू 20। तो अब 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, कट गया। अब 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 गुने 60 हो जाएगा 300 और माइनस 5x, और इस x को क्रॉस करेंगे तो बराबर में x, मतलब 6x बराबर आ जाएगा कितना 300, और 6 से इसको काटेंगे तो मिलेगा 50। 50 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, फेल हो जाता है। ये नालायक लड़का है ना, फेल हो जाता है। बोलता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, मैंने 55% नंबर लाता तो फेल हो जाता, लेकिन ये लड़का जो है 45% ला पाया और 40 नंबर से फेल हो गया। बोल रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 55% में तो पास होना था, लेकिन वो लड़का क्या किया, 45% लाया, है ना। और ये जो अंतर है ये 40 का अंतर है, मैंने 40 नंबर और लाता तो लड़का पास हो जाता। अब 55 में से 45 चला गया तो 10% बचा, है ना। और ये किसके बराबर है, तो 40 के बराबर, तो 1% बराबर 4, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 400, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 400 नंबर का एग्ज़ाम था, है ना, और 400 एग्ज़ाम में वो लड़का 45% नंबर लाया 55 में, जबकि पास था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात है 23:7, है ना। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। देखिए 3 वर्ष का फार्मूला क्या होता है डिफरेंस का, तो PR² इंटू 300 प्लस R,
बटा 100 का स्क्वायर, देखिए गड़बड़ हो गया, 100 का स्क्वायर इंटू 100, और 2 वर्ष का क्या होता है, तो पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, यही होता है। देखिए ये वाला 100 से ये वाला 100 कट गया, थोड़ा कलर चेंज कर लें तब तनी अच्छा से कटेगा, है ना। और फिर पी आर से पी आर कट गया, ये रेशियो दिया हुआ है 23/7 का। अच्छा, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ देखिए, चलिए अब मेरे पास बचा क्या, 300 प्लस आर अब बटा 100, है ना, और इक्वल टू 23/7। अब क्रॉस अगर गुना करते हैं तो क्या क्या मिलता है, 2300 और 2100, 2300 में 2100 चला जाएगा, क्या बचेगा 200, और 7r², मतलब r बराबर क्या हो जाएगा 200/7, यही मेरा आंसर होगा, है ना। चलिए मतलब 200/7 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अंतिम निर्णय का क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, एक ट्रेपिज्म का क्वेश्चन है, मतलब समलंब इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम लोग बनाते हैं। कहता है, देखिए ट्रेपिज्म का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का एरिया का, कि हाफ इंटू पैरेलल वाला जो लाइन है उसका योग, मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पी एस, ठीक है, पी एस प्लस क्यू आर, ठीक है ये, और फिर देखिए ये, और फिर इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, पी एम और एस आर, ये दोनों तो पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोला एन आर है 9, तो 9 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसी में क्वेश्चन में 9 है। और उसके बाद पी एस बोल रहा है कि 12 है, तो ये वाला 12 हो गया। अगर ये 12 हुआ तो देखिए नीचे वाला भी 12 होगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि क्यू एम और आर एन बराबर है, देखिए क्यू एम और आर एम, मतलब ये अगर 9 है तो इधर भी 9 होगा। उसके बाद बोल रहा है एन आर और एस एन, एन आर और एस एन भी बराबर है, मतलब ये भी 9 है, ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल हाफ इंटू पी एस तो 12 है ये है, और इंटू क्यू आर देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 10 28, 28 2 30, नहीं 18, देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो गया 30, लेकिन यहाँ इंटू नहीं होगा, इसमें हमको लिखना पड़ेगा प्लस, है ना, प्लस 30, और फिर ऊंचाई है कितना 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आधा गुना 12 और 30 हो जाएगा 42 गुना 9, ये 2 से काटेंगे तो 21 बार में चला जाएगा, मतलब कि गुना करेंगे 21 को 9 से तो 189 आएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब सी नंबर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बनाइए, है ना, और पूरा का पूरा वीडियो को देखे होंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को डाले हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।